नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ। तो मैं आपका दोस्त कैलाश जांगीर आपके साथ आपकी इस यात्रा में एक नए जोश के साथ हाजिर हुआ हूं। साथियों, आपके इस एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड, अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म टीचिंग एप्टीट्यूड? अब देखिए, पहले तो हमें यह समझना होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है। तो आपको हमेशा पहले इस चीज को मानना होगा कि आप एक टीचर हैं। आप क्या हैं? टीचर हैं। और टीचर के पास ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को डिलीवर करना है। ज्ञान को क्या करना है? डिलीवर करना है। अब डिलीवरी जो है, जो आप विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे हैं, वो कैसा पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे? क्या इस प्रकृति में, इस दुनिया में जितने भी विद्यार्थी हैं, क्या सबकी बुद्धि लब्धि एक समान है? क्या सबके सीखने का स्तर एक समान है? नहीं। इसीलिए एक टीचर का सबसे पहला गुण जो है वो यही होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट he has to decide his teaching methodology, teaching principles, teaching objectives. क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स के अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग वी हैव टू सेलेक्ट द कंटेंट और द मटेरियल और स्टडी मटेरियल और टीचिंग मटेरियल। सारा चीजें हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट हमेशा प्रोग्राम करते हैं। अब हमें कैसे टीचिंग टूल्स की जरूरत पड़ेगी? हर क्लास के लिए अलग अलग टीचिंग एड्स हम यूज करते हैं। तो वो कौन से टीचिंग एड यूज करेंगे? टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे? तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी को हमें पढ़ना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका टीचिंग का इंटरेस्ट कैसा है उसको और डेवलप करने के लिए, उसको और अच्छे से फाइन रिफाइन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, आपकी टीचिंग स्टाइल को और अच्छा करने के लिए टाइम टाइम पर, समय समय पर क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स आती हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग पीरियड्स आते हैं, ट्रेनिंग आपके लिए सेशंस होते हैं ताकि आप अपडेट हो। देखिए, हम इंडिया से हैं और हमारे भारत में टीचिंग को लेकर एक बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, गुरुकुल परंपरा। क्या हम आज इस मॉडर्न एरा में वी कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ टीचिंग? भाई आप मुझे ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर मैं आज वही श्रुति शास्त्र की तरह वही टीचर्स को मैं एज अ वेदाचार्य, आचार्य, प्राचार्य ऐसा मैं डेकोरम करता हूँ और विद्यार्थियों को मैं उसी तरह से बिना एनी बुक और एनी गाइडेंस, जस्ट टीचर इमिट बोलेगा, बच्चे उसको रिसाइट करेंगे, इमिटेट करेंगे, और दैट इमिटेशन इज गोइंग ऑन once and twice and thrice and it's repeatedly asked in each and every time and span of after a time. क्या वो एजुकेशन और दैट पर्टिकुलर एजुकेशन इज फ्रूटफुल नाउअडेज? क्या आज इस टेक्नोलॉजी भरे युग में क्या वो शिक्षा पद्धति, क्या वो शिक्षण संस्थाएं, क्या उस तरह की शिक्षा कहीं ना कहीं काम की है या नहीं? अगर मैं व्यावसायिकता के इस दौर को समझूं, इस वैश्वीकरण के दौर को समझूं, तो मुझे वर्तमान में विज्ञान, कला और संस्कृति के अलावा भी कई तरह की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। केवल संस्कृति और सभ्यता पढ़ने से कुछ नहीं होता,
मुझे विज्ञान और गणित और इस तरह की चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए, शिक्षण करने के लिए, पढ़ाने के लिए टीचर्स के कुछ एप्टीट्यूड्स होते हैं, कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ टैक्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हर एक टीचर को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसी यात्रा को हम लेके चलेंगे। इस टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने अलग अलग तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब किया है और आपको सबसे पहले हम ये लेकर चलेंगे कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। जो पार्ट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने, अलग अलग लिंग्विस्टिक्स ने अपनी ओर से इस एजुकेशन को दिया। क्योंकि एजुकेशन अपडेट हुआ है, टाइम टू टाइम ये इम्प्रूव हुआ है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें सीखनी है। हमारी इस एजुकेशन का, हमारी इस टीचिंग का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक लर्नर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जुड़ेंगे। मैं आपका दोस्त कैलाश जांगिड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग बाय योर मेंटर कैलाश जांगिड। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने सारी चीजें की नोट्स वाइज आपके लिए प्रिपेयर करी है, बायलिंगुअल रखा है, सो दैट मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कई ऐसे मेरे साथी हैं जिनको हिंदी में चाहिए, तो उनके लिए फिर हिंदी पूरा का पूरा पढ़ा है, तो वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। समझाने के रेफरेंस में हम दोनों बायलिंगुअली आपको समझाएंगे, लेकिन दोनों ही फॉर्मेट के साथ हम आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए, टीचिंग कॉन्सेप्ट। तो क्या है ये टीचिंग कॉन्सेप्ट और कैसे हमें यहां से चीज़ों को समझना है, इनमें से भी कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकती है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो हम एक एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स कंप्लीटली अ थियोरिटिकल एज वेल एज अ प्रैक्टिकल पेपर। ओके, it's a theoretical as well as practical, remember, because we have to apply all these concepts in our daily life situations, because we are teachers and we have to teach in the classrooms. So whatever we have, we are going to learn should and must be applicable and must be applied to the classrooms. So बहुत हेल्प होगी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, है ना। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। Dear friends, it is realized on all hands that education is important not only for the preservation and transmission of culture, but it is also an important instrument in all spheres, in social, economic, political and vocational. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इट इज रियलाइज्ड ऑन ऑल हैंड्स, यानी ये सभी तरह से ऐसा महसूस किया गया दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्रिजर्वेशन, कि शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेशन करने के लिए नहीं है, संरक्षण करने के लिए नहीं है, एंड ट्रांसमिशन, उसको हम आगे प्रसारण के लिए नहीं है। क्या प्रसारित कर रहे हैं हम? कल्चर। समझ में आए? तो जो हमारा कल्चर है उसको, कल्चर को ट्रांसमिट करना ही एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक साधन है। और वो कौन से साधन है, किन किन क्षेत्रों के लिए काम करता है? तो सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, एंड वोकेशनल व्यावसायिक। बट एट प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन आजकल क्या हो रहा है,
preparation for vocation is taken by many as the fundamental aim of education. लेकिन आजकल क्या हो गया है, व्यवसाय की तैयारी को कई लोग शिक्षा के मूल उद्देश्य के रूप में भी मान लेते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के जीवन के उद्भव के लिए, जीवन के विकास के लिए होनी चाहिए, है ना। एजुकेशन फॉर लाइफ, ये पर्पज हो गया। अर्निंग ऑफ लिवलीहुड हैज बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एजुकेशन। हमारी जो आजीविका है, जीवन जीने के लिए, जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि एक है इनकम, पैसा, धनोपार्जन। तो आजकल शिक्षा व्यावसायिक हो गई, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण का मतलब ये नहीं है कि व्यवसाय से शिक्षा मिलती है, ऐसा नहीं कह रहा। शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि हम अच्छा व्यवसाय कर सकें, हम अच्छा पैसा कमा सकें। तो ये भी अब पूरी तरह से एजुकेशन पर निर्भर हो गया। साथियों, अभी जो हमने पढ़ा उसमें 2-3 बातें ही महत्वपूर्ण है कि एम क्या है हमारी एजुकेशन का। जो इंपॉर्टेंट एम है वो क्या है कि एक प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी हमारी संस्कृति का प्रसारण और संरक्षण करना। दूसरा, हमारे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वोकेशनल यानी व्यावसायिक सभी क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण साधन है कौन? एजुकेशन। अगर मुझे ये भी सब कुछ चलाना है तो मुझे शिक्षा की आवश्यकता है, यानी शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है। कुल मिला के कंक्लूसिव बात ये है। चलें आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर, इसलिए हम यहां पर बात आपसे कर रहे हैं, Therefore, education is a complex social, cultural and ethical process designed in a social or cultural context. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो शिक्षा है वो एक जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रक्रिया है जो किस लिए तैयार की गई है, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में तैयार की गई है। इट इज, इसका मतलब हमारी एजुकेशन का जो मोड है, जो प्रिपरेशन है, वो हमेशा याद रखना है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड होती है। हमारी एजुकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, हमारी शिक्षा किस पर आधारित है? तो हमारी शिक्षा आधारित है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर। इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चरल एनवायरमेंट्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ पीपल, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। अब याद रखिएगा कि सामाजिक जो हमारी संरचनाएं हैं, जो सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य हैं, वातावरण है, लोग और समाज हैं, और सरकार के द्वारा जो मूल्य स्थापित किए गए हैं, जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, उनसे संबंधित हैं। इसका मतलब हमारी एजुकेशन उन सोशल और कल्चरल वैल्यूज और आइडियाज पर और आइडियल्स पर निर्भर करती है। ये गतिशील कारक हैं जिनके कारण हम समय, स्थान और समाज के साथ साथ शिक्षण की परिभाषा बदलती रही है। इसीलिए दीज बीइंग डायनेमिक फैक्टर्स, अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे समाज और समाज का ढांचा चेंज हुआ, आप भी, हम और सब गवाह हैं इस चीज के। जैसे जैसे समाज उन्नति करता गया वैसे वैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होता गया। आज पहले हिंदी मीडियम का दौर था, फिर एकदम से इलीट क्लास ने, आपने देखा होगा 1996 के बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्रेज जो था वो 7वें आसमान पर था, और 2003-4 के अंदर तो ये बहुत ज्यादा बूस्ट अप हुआ, है ना। हिंदी मीडियम्स धीरे धीरे बंद होने लगे, और 2015 तक जाते जाते तो लगभग जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल्स थे उन्होंने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया या उन्होंने बंदी कर लिया। दो ही काम हो पाए। लेकिन फिर भी स्टिल कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो हिंदी मीडियम के पर्पज पे काम कर रही हैं, बट मोस्टली जो हैं अब ट्रांसफॉर्म हो गई। तो क्या हुआ ये कि ये जो चेंज कर देते हैं, कौन कौन सी चीजें चेंज करती हैं? तो हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा कल्चरल एनवायरमेंट है, इसके द्वारा कई बार एजुकेशन में धीरे धीरे क्या आ जाते हैं,
चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि दीज बीइंग डायनामिक फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग हैज बीन चेंजिंग अलोंग विद द टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। समय, स्थान और समाज के हिसाब से शिक्षा की परिभाषा, शिक्षण की परिभाषा भी बदलती जाती है। ठीक है, तो ये बात टीचिंग कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर बात कर रहे हैं कि ये टीचिंग प्रोसेस और इन चीज़ों में हमें करना क्या होगा। हमने अभी तक जो पढ़ा है, शिक्षण कॉन्सेप्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें चीज़ों पर हम बात किसकी कर रहे हैं कि आखिर में ये एजुकेशन टीचिंग है क्या। तो हम टीचिंग के अलग अलग मोड पर बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आए, उन चेंजेस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन थे, वो कारक कौन थे। तो पहले हमने उन कारकों पर चर्चा करी, फिर आगे देखिए जो आपने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी उसको हम समराइज करें। उसको हम क्या करें, समराइज करें, थोड़ा सा उसको बिल्कुल व्यवस्थित करें, तो आप लोग पाएंगे क्या कि इन ब्रीफ अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अब शिक्षण की परिभाषा क्या है? आइडेंटिफाई वेदर टीचिंग इज अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। अब यहां पर दो शब्द काम में आए। पहले तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचान करनी है कि क्या जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो एक प्रक्रिया है या उत्पाद है। ये भी बात सही। तो याद रखना, टीचिंग ऑलवेज अ प्रोसेस एंड वॉट एवर यू हैव टॉट एंड वॉट द acquisition of the student or the pupil is the product। मतलब समझ रहे, आपने जो पढ़ाया, जैसे पढ़ाया, जितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, वो सब तो एक प्रोसेस है। लेकिन एक स्टूडेंट ने जो कुछ आपके द्वारा पढ़ाया गया था, उसने कितना एक्वायर किया, कितना सीखा, उसकी जो लर्निंग है, दैट पर्टिकुलर लर्निंग इज योर प्रोडक्ट। ओके, तो पहले तो ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, पहचाने कि शिक्षण एक प्रक्रिया है या उत्पाद। तो याद रखना, शिक्षण एक प्रक्रिया है और उत्पाद नहीं है। उत्पाद हम असेसमेंट को, हम मूल्यांकन के द्वारा स्थापित करते हैं। क्लियरली इंडिकेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। याद रखना, हमें टीचिंग के जितने भी संवैधानिक जो मापदंड है, जो संवैधानिक जो कारक हैं, उनको स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। संवैधानिक कारक में क्या आ गया? हमारा सोशल, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वैल्यूज और हमारे एथिक्स, जो नैतिक मूल्य जो हैं, जो आइडियल्स हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, उनके आधार पर हमारी टीचिंग होनी चाहिए। समझ रहे हो? हमारी टीचिंग हमारे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए। और ये यहां नहीं है, हर देश में। आपको पता है, ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, जहां पर आप गूगल कर सकते हैं। आप अगर हर जगह नहीं पहुंच सकते, हमारे पास आज गूगल है, आप गूगल करके देख लीजिए। वहां की जो टॉप से टॉप स्कूल्स हैं, टॉप 5 स्कूल्स की अगर हम बात करें ना, तो वहां का जो करिकुलम है, उस करिकुलम में जो उनका ब्रिटिश जो आइडियल्स हैं, जो ब्रिटिश वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज उन बच्चों को पढ़ाई जाती है। संवैधानिक मूल्यों को पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं से एक विद्यार्थी के मन में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। समझ में आई? तो ये भी हमें सिखाना होता है, पढ़ाना होता है। रिवील ऑब्जेक्टिव्स, हमें हमारे उद्देश्य जो हैं, जो भी हमारा जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, उन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को हमें क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। अगर आपकी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो शिक्षण उद्देश्य हैं, वो स्पष्ट नहीं है, तो आपके शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और शिक्षण का अगर उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, तो आपकी टीचिंग जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहेगी, वो प्रभावशाली नहीं रहेगी, इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है? Says something about its organizational and structural aspect। और याद रखें, इसके साथ ही शिक्षा का जो संगठनात्मक और संरचनात्मक पहलू है,
उसके बारे में भी आपको हमेशा स्पष्ट करते रहना चाहिए। यानी आप जो भी टीचिंग कर रहे हैं उस टीचिंग का क्या ऑर्गेनाइजेशन है और उसका क्या स्ट्रक्चरल पैटर्न है, उस कंप्लीट पैटर्न को भी आपको स्पष्ट करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, चले अब अलग अलग कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। कई बार परीक्षा में आपको एक डेफिनेशन दे दी जाती है, एक परिभाषा दे दी जाती है और चार उन लेखकों के, उन ऑथर्स के नाम दे दिए जाते हैं, उन साइकोलॉजिस्ट के नाम दे दिए जाते हैं, उन फिलोसोफर्स के नाम दे दिए जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने कुछ सैंपल के रूप में डेफिनेशंस आपके लिए ली हैं टीचिंग को लेकर, शिक्षण को लेकर किस किस ने क्या कहा। यहां पर आपके कोर्स में शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा शिक्षा मनोविज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो टीचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टीचिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको लेके चलना है। लर्नर्स के लेवल्स क्या क्या होते हैं, इन पे चलना है। टीचिंग टूल्स एंड एड्स क्या हैं, इनकी बात करनी है। इवैल्यूएशन मेथड्स क्या होते हैं, इनकी बात करनी है। मूल्यांकन क्या है, उनकी बात करना है। आपको टीचिंग जो मेथड्स हैं उन पे सोचना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे सोचना है, न कि साइकोलॉजी पर। अगर शिक्षा मनोविज्ञान होता तो उसमें आप क्रो एंड क्रो की बात करते, स्किनर की बात करते, है ना, वुडवर्थ की बात करते, पर यहाँ हमें ऐसी किसी की बात करनी नहीं है। हमें तो यहाँ पर टीचिंग को लेकर किसने क्या बोला उसकी बात करनी। ठीक, तो बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू द मॉरिसन, टीचिंग इज अ डिसिप्लिन्ड, मॉरिसन क्या कहते हैं कि टीचिंग जो है अ डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस इन विच teacher influences the behavior of the less experienced people and helps him develop according to the needs and ideas of the society. Thus, teaching is reduced to what the teacher teaches. मॉरिसन की परिभाषा यह कहती है कि शिक्षण एक अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कम अनुभवी विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसे समाज की आवश्यकताओं और विचारों के अनुसार विकसित होने में मदद करता है। इस प्रकार शिक्षण केवल वहीं तक सीमित कर रह जाता है जो शिक्षक पढ़ाता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब परीक्षा की दृष्टिकोण से आपको कुछ कीवर्ड्स मॉरिसन से रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना है, मॉरिसन क्या कहते हैं कि टीचिंग इज अ डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस। सबसे बड़ी बात है अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया। तो अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया के बारे में किसने बताया? मॉरिसन ने बताया। सीधा सीधा सवाल आएगा, हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द disciplined social process in teaching? The option will be Morrison and that will be the right answer. Understood? तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो पूरी लंबी चौड़ी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, आपको तो कीवर्ड भी याद रखने, ताकि वो डेफिनेशन इतनी कितनी याद रखोगे, तो कीवर्ड वाइज आप क्लिक कर पाओगे। हाँ, ये बात मॉरिसन की थी। डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस की बात किसने करी थी? मॉरिसन ने करी थी। बस ये बात याद रखनी है। इन विच, अब क्या है ये? उसके अंतर्गत टीचर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द लेस एक्सपीरियंस पीपल। यानी एक विद्यार्थी जिसके पास जो लर्निंग जो है, जो कह सकते हैं अधिगम जो है वो कम है। अनुभव क्या है? हमारा लर्निंग ही तो है। हमने क्या लर्न किया, कितना कुछ सीखा, वही तो हमारा एक्सपीरियंस बनता है। सीखने से अनुभव बनता है। तो ये कह रहे हैं कि जिस बच्चे ने कम सीखा, जो बच्चा लो लर्नर है, लो लर्नर मतलब जो कम सीखता है या धीरे सीखता है, एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसा शिक्षार्थी जो धीरे सीखता है। ठीक है, तो जो लो लर्नर्स हैं उनकी क्या करता है? वो हेल्प करता है डेवलप करने के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स। हमें जिसकी आवश्यकता है, जो समाज की आवश्यकताओं को, समाज के विचारों के अनुसार एक विद्यार्थी में किन किन गुणों का कम से कम विकास होना चाहिए, तो उसको क्या क्या पढ़ाना चाहिए,
वही चीजें हमारी टीचिंग होती हैं, ऐसा मॉरिसन मानते हैं। तो मॉरिसन की एक ही बात, एक ही शब्द में आपको याद रखनी है, डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस। ये बात याद रखनी मॉरिसन की। फिर बात करते हैं स्मिथ साहब की। स्मिथ क्या कहते हैं? तो स्मिथ स्टेट्स दैट, स्मिथ ऐसा कहते हैं कि टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग। याद रखना, ये पूरी बात याद नहीं रहे कोई बात नहीं, याद रखना ये वाली, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। याद रखना, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम्ड, जिसका उद्देश्य रखा जाता है टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग, विद्यार्थी को सीखने के लिए, कुछ न कुछ सीखने का एक उद्देश्य रखा जाता है। ऐसी जो विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित जो क्रियाविधि है, वही जो क्रियाएं हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम बनाते हैं ताकि विद्यार्थी कुछ न कुछ सीख सके। टीचिंग में बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, यहां पर शिक्षक की अनुपस्थिति में भी। अब बताओ मुझे, टीचिंग जो है वो एब्सेंस ऑफ द टीचर की बात कर रहा है, टीचर की अनुपस्थिति में भी क्या हो सकती है, की जा सकती है, शिक्षण कराया जा सकता है। ही कंसीडर टीचिंग एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग, और इन्होंने कहा कि शिक्षण में 3 तरह के जो ध्रुव हैं उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, उसमें होते हैं। अब वो 3 चीजें कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो पोलर प्रोसेस है, इसकी बात करी स्मिथ ने। तो अब इसको हिंदी में देख लेते क्या कह रहा है। स्मिथ का कहना है कि शिक्षण विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। उन्होंने शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। ये बात स्मिथ की है। तो स्मिथ की यहां पर 2 बातें याद रखनी है कि ये विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली है। ये बात किसने कही? स्मिथ ने। हमने पीछे पढ़ा डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस, अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया की बात किसने करी? मॉरिसन ने। ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज की बात कौन कर रहे हैं? स्मिथ साहब कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं जो अंडरलाइन करके बोल रहा हूं। बाकी ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप पढ़ लेंगे, वीडियोस आप ट्वाइस एंड थ्राइस देख लेंगे, बट आप एक पेन और पेपर लेके रखो। देख मेरे भाई, अगर एग्जाम में क्रैक करना ना एग्जाम को अच्छे मार्क्स से, तो कुछ कीवर्ड्स लिख लेने चाहिए। इससे होता क्या है कि आप रिवीजन में कम टाइम दोगे, अदरवाइज आप सारे वीडियोस वापस देख नहीं पाओगे, सारा कंटेंट आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जो चीजें बोल रहा हूं भाई, इसमें इतनी बात काम की थी, स्मिथ ने ऐसा बोला, मॉरिसन ने ऐसा बोला, बस। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये एग्जाम टाइम में आपके लिए एक एग्जाम बूस्टर का काम करेंगे और वहां से आपका स्कोर बढ़ेगा। यकीन मानिए, तरीका यही है। अभी समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और की पॉइंट्स वाइज अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर वो भी करते हो ना, तो मैं यकीन दिला रहा हूं, मात्र 15 या 16 पेज के अंदर आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड सिमट जाएगा। बस कीवर्ड्स पर मैं आपको हेल्प करूंगा इस मामले में, इतना लिखना है और उसके बाद आप काम कर सकते हैं, उसको और कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। लेकिन अगर नहीं है तो उतना काफी है, और 15 पेज मुझे नहीं लगता कि आप 4 घंटे में नहीं पढ़ पाओगे, आराम से पढ़ पाओगे। तो एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इस टॉपिक से भी। अब यहां पर 3 ध्रुव कौन से रखे हैं? तो देखिए, सबसे पहला लिखा है उन्होंने एजेंट, और इसी को उन्होंने सोर्स कहा। एजेंट या सोर्स मतलब सीखने का एक एजेंट होता है या स्रोत होता है। एजेंट मतलब किसी चीज को करने वाला, एक विद्यार्थी। सोर्स जहां से स्रोत की बात होती है। प्रोड्यूसिंग लर्निंग विच मे बी ह्यूमन और मेटेरियल, मतलब सीखने का एक एजेंट और स्रोत होता है जो या तो मानवीय हो सकता है या भौतिक हो सकता है। यह बात स्मिथ कह रहे हैं, बाय स्मिथ। स्मिथ कह रहे हैं कि ट्राइपोलर है, हमारी लर्निंग जो है वो ट्राइपोलर है, त्रिध्रुवीय है।
उस त्रिध्रुवी में पहला ध्रुव उन्होंने कहा है एजेंट या सोर्स। पहला ध्रुव, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिजाइन करूं तो मैं यहां पर ऐसा करूं इसको, चलिए इसको ना अपन एक ऐसा काम करते हैं, ट्राइपोलर की बात कर रहा है तो अपन एक ऐसा काम करते हैं, इसको एक ग्राफ से, एक पिरामिड से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास होना चाहिए एक तो एजेंट या फिर इसी को इन्होंने कहा सोर्स। ठीक, तो एजेंट और सोर्स जो है वो कौन हो सकता है, हमारा मानवीय या भौतिक हो सकता है। मतलब एजेंट और सोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, लर्निंग को, सीखने की स्थिति को, विच में बी ह्यूमन और मटेरियल, वो कैसी भी हो सकती है। अ गोल और टारगेट, दूसरा क्या है, हमारा गोल, लक्ष्य, या इसी गोल को ही तो दूसरे शब्दों में टारगेट कह दो, एक ही चीज है। तो दूसरा है हमारा गोल और टारगेट। ठीक, टू बी अचीव्ड, यानी एक लक्ष्य जो हमें बनाना है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं या जिसे हमें पाना है। देखो, एक एजेंट जो सीखता है, क्या सीखता है, एक लक्ष्य को पाने के लिए। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लाइब्रेरियन बने, हम नेट जेआरएफ को क्लियर कर लें, हम यूजीसी नेट के द्वारा एग्जाम में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उनको करेक्ट करके आ जाएं। ये हमारा एक लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य हमारा सेकंड पॉइंट पर आ गया। थर्ड जो है, द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग और टीचिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग ह्यूमन और फिजिकल कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। तो अब यहां पर जो तीसरा चर जो है या तीसरा जो पॉइंट रहेगा यहां पर गोल के बाद में, मानवीय और भौतिक स्थितियों और शिक्षण विधियों का। तो यहां पर हमारी टीचिंग क्या है, मेथड्स है, यही तो है। इसी चीज को स्मिथ के अलावा आप याद कीजिए, बी एस ब्लूम, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कुछ याद आ रहा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या कहती थी, उसमें उसने कहा था जो भी आपका टीचिंग मेथड्स हो गया, जो लर्नर हो गया, लर्नर्स का जो अचीवमेंट है वो हो गया, फिर इवैल्यूएशन हो गया, तो अलग अलग जगह पर उस चीज को लेके चलना है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक एजेंट है, एजेंट को कुछ सीखना है, उसका एक लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह की विधियों का प्रयोग करना है, ये प्रयोग करना ही, ये जो तीन चीजें हैं आपको याद रखनी है। ये बात किसने कही थी, स्मिथ ने कही है। यानी स्मिथ ने जो ट्राइपोलर सिस्टम दिया है उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, सबसे पहला आपका एजेंट और सोर्स, दूसरा आ रहा है गोल और टारगेट, और तीसरा आ रहा है वो चीज जो हमारी टीचिंग सिचुएशंस को, जिसके अंदर हमारी जो भी कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं ये आ रहे हैं कि किस तरह का कंडीशंस, मतलब अनुकूलन, और इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशन, हम विद्यार्थियों को किस तरह से निर्देश देवें, और जो भी निर्देशन की जो विधियां हैं उन विधियों का प्रयोग करें जिससे कि विद्यार्थियों का उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। एक बार फिर सुने, स्मिथ ने ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है टीचिंग को, और उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द एजेंट एंड द सोर्स, हु इज गोइंग टू लर्न, कौन सीखने जा रहा है, पहला तो ये हुआ। और कहां से सीखेगा, वो ह्यूमन से सीख सकता है, मटेरियल से सीख सकता है। दूसरा, गोल और टारगेट, व्हाई ही इज डिसाइडेड टू लर्न, उसने सीखना क्यों शुरू किया है, या हम पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। भाई मुझे किसको पढ़ाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं मेरी तरफ से सोचूंगा। अगर मैं एज ए टीचर सोच रहा हूं, अगर मैं एक स्टूडेंट को अगर सेंटर में लेके सोच रहा हूं, तो इस स्टूडेंट का लक्ष्य क्या है, वो क्यों पढ़ रहा है। अब उसको पढ़ाने के लिए कैसे कैसी चीजों को उसके एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे किस तरह के प्रिंसिपल्स को यूज करना है, किस तरह के मेथड्स को यूज करना है, किस तरह की अप्रोचेस को लेके चलना है, टीचर डिसाइड करेगा। मैं वापस कह रहा हूं, यहां पर एक टीचर को सोचना है, क्योंकि टीचिंग आप कर रहे हो, आप टीचर हो ना, तो आपको टीचिंग करनी है ना, तो आपको तीन चीजें सोचनी है। सबसे पहले एजेंट आपका कौन है जिससे आप बात कर रहे हो, उसका लक्ष्य क्या है,
यानी मेरा लक्ष्य क्या है, जो मेरा लक्ष्य है वही उसी का लक्ष्य होगा। मेरा लक्ष्य क्या है कि मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो उसको समझा दूं। अब उसको समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेथड्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करना होगा। ऐसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे अपनी टीचिंग को बनाना होगा। समझ में आई? तो कुल मिलाकर ये चाहे टीचर के एस्पेक्ट से देख लो, चाहे किस प्यूपिल के एस्पेक्ट में देख लो, दोनों ही चीजें पैरेलल चलती है। जब तक टीचर और स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं होगा, ना तो टीचर अपना 100% दे सकता है, ना स्टूडेंट अपना 100% दे सकता है। टीचर और स्टूडेंट जैसे एक घुड़सवार और घोड़े, जो घोड़ा होता है ना, हॉर्स राइडर्स, तो आपने देखा होगा जो जॉकीज होते हैं वो उस घोड़े की हार्ट बीट के साथ अपनी जब हार्ट बीट को जोड़ देते हैं तब वो घोड़ा जो है रेस को जीतता है। जब तक उन दोनों में आपस में केमिस्ट्री और दोनों की अच्छे से आपस में ट्यूनिंग नहीं है तब तक घोड़ा रेस नहीं जीत सकता। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए ब्रूबैकर। अब ब्रूबैकर ने भी एक डेफिनेशन दी है और वो कह रहे हैं कि टीचिंग टू वेयर द पीपल्स प्ले द सेंट्रल रोल एंड द टीचर अरेंजेस एंड क्रिएट सिचुएशंस फॉर लर्निंग। ब्रूबैकर कहते हैं कि जहां पर जो विद्यार्थी है वो यहां पर केंद्रित होता है, यानी एक ऐसा शिक्षण जहां पर छात्र केंद्रित भूमिका में होगा और शिक्षक जो होंगे वो इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जो उन बच्चों के सीखने के लिए उपयोगी हो, अनुकूल हो। यानी विद्यार्थियों के सीखने के लिए विद्यार्थी को केंद्र में रखकर जो भी हमें अनुकूल जो स्थितियां और परिस्थितियों का निर्माण करना है ताकि विद्यार्थी वहां से सीख सके, वही शिक्षण है। ऐसा हमारे ब्रूबैकर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण को वहां ले जाता है जहां छात्र केंद्रित भूमिका में निभाते हैं और शिक्षक सीखने के लिए परिस्थितियों की व्यवस्था और निर्माण करता है। ठीक है, एक तो काम ये। गेज क्या कहते हैं? गेज डिफाइंड teaching as personal relationship between the teacher and the taught causing behavior modification। अब यहां पर जो भी हमारा जो एक विद्यार्थी के अंदर व्यवहारिक परिवर्तन हुआ है, व्यवहारिक जो चेंजेस आए हैं, उसको ही हमने यहां पर क्या कहा है? टीचिंग कहा है। तो ये क्या कहते हैं? शिक्षण को शिक्षक और सिखाए गए व्यवहार में संशोधन करने वाले व्यक्तिगत संबंध के रूप में परिभाषित किया है। यानी किसने टीचिंग को जो है पर्सनल रिलेशनशिप कहा है? तो टीचिंग एज अ पर्सनल रिलेशनशिप कहने वाले आपके गेज महोदय हैं। गेज ने कहा है कि टीचिंग एज पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। टॉट यानी प्यूपिल। उस प्यूपिल में क्या क्या चेंज आया, क्या क्या बिहेवियर मॉडिफिकेशंस हुए। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, शिक्षा मनोविज्ञानियों ने अलग अलग तरह की शिक्षण व्यवस्थाएं दी, जिसमें आदर्शवाद भी है ना, प्रक्रियावाद भी है। हम आएंगे, इन बिंदुओं पर भी आएंगे। व्यवहारवाद भी दिया। तो ये व्यवहारवाद की बात हो रही है यहां पर। आपको पता होगा कि व्यवहारवाद के सिद्धांत भी कई लोगों ने कहे हैं, किसी ने ज्ञानवाद का, पता नहीं हजारों चीजें हैं यहां पर। लेकिन हमें इसको स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं ये सारी चीजें मिक्स कर दूंगा तो आपके सब गोलमोल हो जाना है। अभी माइंड में एक काम करो कि मैं यूनिट फर्स्ट लेके आया हूं। यूनिट फर्स्ट में टीचिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है। टीचिंग कॉन्सेप्ट कैसे होगा, उसकी डेफिनेशंस वगैरह को लेकर हम अभी लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मिस मैश नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना। एमिडसन और एमिडॉन ने क्या बोला कि कंसिडर टीचिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। तो प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड द टॉट एज अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, अ टू वे ट्रैफिक। तो इसने क्या बोला कि इंटरैक्शन होगा तो टू वे ट्रैफिक होगा, यानी एक तरफ से मैसेज जाएगा, भाई ये ए है, ये बी है। अगर ए कोई मैसेज देगा, किसको देगा? बी को। तो बी क्या वापस देगा? फीडबैक देगा। और ध्यान रखना है, ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक ही आपकी लर्निंग होती है। ध्यान रखना, फीडबैक इज द लर्निंग, रिमेंबर। ओके, टू वे प्रोसेस हो गया। टू वे प्रोसेस, ए सेंड्स मैसेज टू बी एंड बी रिस्पॉन्ड्स टू ए। इट्स अ
two-way process. This definition considered teaching as a set of properly planned and clearly defined activities undertaken for the achievement of the certain objective. यानी हमारा जो एक निश्चित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमने एक प्रमाणित जो एक सिस्टम तैयार किया है उसे ही हम टीचिंग कहते हैं। ये एमिडॉन ने ये कहा। एमिडॉन क्या कहते हैं कि शिक्षण को शिक्षक और सिखाए गए के बीच में, यानी ये सिखाया गया कौन है, ये शिक्षार्थी है, एक विद्यार्थी है, यानी इसी को हम प्यूपिल कहते हैं। मैंने पिछली स्लाइड में भी बोला प्यूपिल होता है ये। टॉट कौन है, ये टॉट आपका प्यूपिल है, शिष्य है आपका, चेला है आपका, ठीक है। तो शिक्षण को शिक्षक और सिखाए गए के बीच एक सहकारी उद्यम, दो तरफा यातायात के बीच बातचीत की प्रक्रिया के रूप में माना है, इंटरैक्टिव प्रोसेस माना है, कॉन्वर्सेटिव प्रोसेस माना है। समझ में? यह परिभाषा शिक्षण को कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित रूप से नियोजित और स्पष्ट रूप से परिभाषित गतिविधियों के एक समूह के रूप में मानती है। मतलब एमिडसन ये कहते हैं कि हमारा जो शिक्षण है वो कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किसके लिए, कुछ सर्टेन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम जो भी सेट ऑफ प्रॉपरली प्लान्ड, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर सेट बनाते हैं, ये वही तो है, समूह बना रहे हैं भाई। किस रूप में? नियोजित और स्पष्ट रूप के कुछ ऐसे समूह बनाते हैं जिससे हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। ये हमारी डेफिनेशन बनती है टीचिंग की एमिडॉन के द्वारा। क्लार्क, वेरी गुड। क्लार्क साहब क्या कहते हैं, उन्होंने और ज्यादा थोड़ा सा इसको विस्तारित किया है। क्या कहा कि ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द टीचिंग। क्लार्क ने टीचिंग का जो स्कोप है, जो दायरा है, उसको और व्यापक किया and included all those organized activities that may result in modifying the behavior of the learner। यानी इन्होंने उन तमाम चीजों को शामिल किया जो एक विद्यार्थी के, एक शिक्षार्थी के व्यवहार में आ रहे बदलाव को शामिल किया जा सके, है ना। यानी शिक्षार्थी के व्यवहार में जो बदलाव आया है उन सभी गतिविधियों को शामिल किया है। किन गतिविधियों को शामिल किया? जिनसे एक विद्यार्थी के व्यवहार में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए। समझ में आई? पक्का? ये बात किसने बोली? क्लार्क ने बोली। फिर बात करते हैं ग्रीन महोदय क्या कहते हैं। ग्रीन गैव अ वेरी नैरो एंड मिसनोमेरिक मतलब होती है बहुत ही गलत, एक फॉल्टी यू कैसे, कांसेप्ट ऑफ टीचिंग व्हेन ही कॉल्ड इट अ प्रोफेशन and said that teaching is what a teacher does for the development of a child। तो teaching is what, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, a profession and said कि teaching is what a teacher does, teaching is what a teacher does for the development of a child। यानी एक विद्यार्थी के विकास के लिए जो भी टीचर करता है वही टीचिंग है। शिक्षक जो विद्यार्थी के उन्नति और विकास के लिए जो कुछ करता है, जो कुछ पढ़ाता है, वही क्या है, आपका शिक्षण है। बिल्कुल। तो ग्रीन ने शिक्षण की एक बहुत ही संकीर्ण और गलत अवधारणा दी जब उन्होंने इसे एक पेशा कहा। उन्होंने कहा कि टीचिंग एक पेशा है, तो टीचिंग इज अ प्रोफेशन। किसने बोला? ग्रीन ने बोला। और कहा कि शिक्षण वह है जो एक शिक्षक एक बच्चे के विकास के लिए करता है। बस ये बहुत ही संकीर्ण माना है। अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। हमें तो ग्रीन साहब का ये स्टेटमेंट अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको शामिल किया। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य। सीधा सीधा फंडा है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। सीधा क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। चार चीजें दे देंगे, इनमें से एक नहीं देंगे, एक दे देंगे, बात खत्म। चार ऑप्शन आने हैं, इनमें से तीन स्टेटमेंट ले लिए, एक नहीं लिया। अब जो नहीं लिया वो है आंसर, कभी नहीं है। अब मैंने बोला विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, तो इन छह में से कोई भी एक होगा तो वो आपका आंसर होगा। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहें इस चीज को लेकर।
टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन पीपल। देखो, हमारा एजुकेशन का, हमारी टीचिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है बालकों के व्यवहार में परिवर्तन। समझ में आए? क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान ही विद्यार्थी को शिक्षित बनाता है। ठीक, तो यहां पर ये कह रहे हैं टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन पीपल्स, विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाना। सबसे पहले विद्यार्थियों में कुछ मॉडिफिकेशंस लाना, कुछ बदलाव लाना, उनके हैबिट में, उनके लर्निंग बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, हर चीज में उनके ऊपर हमें वर्क करना है। ये हमारी शिक्षण का उद्देश्य है। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, हमें विद्यार्थियों के व्यवहार और आचरण को आकार देना होगा। अगर कोई विद्यार्थी अलग अलग स्वभाव का होता है तो उनके स्वाभाविक जो आदतें हैं उनमें कुछ हमें पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेकर आना होता है, कुछ सकारात्मक परिवर्तन हमें लेके आना होता है। हम विद्यार्थियों को कुंठित विचारधारा के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। एक शिक्षक का दायित्व बहुत व्यापक होता है और आप माता पिता से भी ऊंचे दर्जे के हैं, तो आपका दायित्व बहुत विस्तृत है। तो ध्यान रहे, हमें विद्यार्थी के व्यवहार और उनके आचरण को आकार देना है, इसलिए हम शिक्षण करते हैं। तो टीचिंग का उद्देश्य देखिए, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक विद्यार्थी का ज्ञानोपार्जन करना, एक विद्यार्थी का अधिगम स्तर को बढ़ाना, एक विद्यार्थी का ज्ञान जो है वो बढ़ाना। आप ज्ञान को बढ़ाएंगे यानी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करेगा, यह भी उद्देश्य है शिक्षण का। टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के अधिगम की जो क्षमता है, यानी सीखना और अधिगम का एक ही अर्थ होता है, तो विद्यार्थियों के अधिगम कौशल में सुधार करना। कौन से कौशल में? अधिगम कौशल। विद्यार्थी कितना ज्यादा कितनी चीजों को एक्वायर करेंगे, कितना ज्यादा सीखेंगे, तो उनकी लर्निंग स्किल्स को डेवलप करना। और आप जानते हैं कोई भी चीज को सीखने और आचरण में लाने के लिए अलग अलग कौशल होते हैं, तो उन कौशल के अकॉर्डिंग कई कई तरह की कौशल होती हैं, जिसमें आपने लिसनिंग की बात सुनी है, श्रवण कौशल होता है ना, स्पीकिंग यानी वाचन कौशल होता है, रीडिंग कौशल होता है, राइटिंग कौशल होता है, ये भाषाई कौशल होते हैं, है ना, लैंग्वेज स्किल्स होती है। उसी तरह हमें लाइफ के हर एक स्टेप पर जो जो स्टूडेंट के लिए आवश्यक कौशल हैं, उन कौशल का निर्माण हमें करना है। अगर भाषा पढ़ा रहे हो तो भाषाई कौशल ये है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, हमें एक विद्यार्थी में विश्वास का गठन करना है, विश्वास को निर्मित करना है, क्योंकि जब तक एक विद्यार्थी में विश्वास और आत्मविश्वास की कमी रहेगी वो विद्यार्थी जीवन में नहीं सीख पाएगा। इसलिए टीचर यहां पर क्या चीज करता है? बच्चे को मोटिवेट करता है। जो मोटिवेशन यूज करता है वो अलग अलग तरह के इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करता है, वो अलग अलग मोटिवेशन टेक्निक की बात करता है। वो यहां पर है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, सो दैट ये उसके अंदर एक ट्रस्ट पैदा करता है कि नाउ यू कैन डू दिस, यू कैन, यस, कर सकते हो तुम। और बच्चा वहां पर मोटिवेट होता है, यस आई कैन। टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू सोसाइटी, और टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वो समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करता है। हम ऐसा पढ़ाते हैं, हम ऐसा पढ़ाएं कि समाज को एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्तित्व मिले। आज जनसंख्या वृद्धि की कोई कमी नहीं है, भारत विश्व का प्रथम देश हो गया है जनसंख्या के मामले में, लेकिन क्या संस्कृति, सभ्यता और अनुशासन के मामले में देखा जाए तो क्या शिक्षक और शैक्षणिक स्तर के मामले में देखा जाए तो क्या हमने उतनी उन्नति करी? जी नहीं। क्या जीवन प्रत्याशा के मामले में और जीवन यापन के मामले में, जीविका जो जो जीविका है, हमारी लिवलीहुड है, उस मामले में हमने कितनी प्रोग्रेस करी? नहीं करी। हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना प्रोग्रेस हुआ? उतना नहीं हुआ जितनी हमारी पॉपुलेशन इंप्रूव हुई। तो मेरे कहने का मतलब है हमें समाज को एक अच्छा सदस्य देना है। इसलिए आप सभी शिक्षकों का यह दायित्व है कि समाज में आप जो आज कमियां देख रहे हो, आज आप कोसते हो सरकार ऐसा नहीं करती,
पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। अरे मेरे भाई, आप शिक्षक हो, आप रिसर्च फेलो हो, तो आपको रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च के साथ अपने पेपर को पब्लिश करने के साथ आपको उस मुहिम में लग जाना चाहिए। अपने साथ उन तमाम लोगों को जोड़िए जो समाज को एक बदलाव देना चाहते हैं, समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, शिक्षा में कोई नई क्रांति लाना चाहते हैं। आपके सामने स्पष्ट उद्देश्य पड़े हैं। यह है शिक्षण का उद्देश्य। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? लाएंगे वो बदलाव जो आप हमेशा सोचा करते हैं? अरे उसके लिए सबसे पहले स्वयं के अंदर उस विश्वास को आपको जगाना होगा कि यस आई कैन, हां मैं कर सकता हूं। आप भी कर पाएंगे, हम करते हैं। हम आपको जो कह रहे हैं आप यकीन नहीं मानेंगे, बट ये सच्चाई है। हम विद्यार्थी हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मेहनत उसी लिए करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी छोटा मोटा एक प्रयास जो है, अगर एक विद्यार्थी के लिए, उसकी करियर के लिए, उसकी प्रगति के लिए कहीं ना कहीं एक आधार भी बन जाए, हमारा एक प्रयास एक छोटा सा स्टेप भी बढ़ जाए, तो उस बच्चे के लिए एक कदम आगे बढ़ने में हमारा कहीं ना कहीं एक छोटा सा 0.01 अगर सहयोग मिल गया अगर हमारे द्वारा उस विद्यार्थी को, तो भी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक संपत्ति है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ टीचिंग। अब देखिए यहां है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य। अब यहां पर है द एम ऑफ टीचिंग, जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, शिक्षण में कौन कौन से अनुक्रम होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, टीचिंग टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। शिक्षण के द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। सबसे पहला तो टीचिंग होती है विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन को, विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाना शिक्षण कहलाता है, पहला। दूसरा, कंडीशनिंग। ये कई बार आएगा क्वेश्चन, कंडीशनिंग क्या होती है, आया हुआ है नेट में तो 2 बार आ चुका है, कंडीशनिंग कंडीशनिंग करके। तो ध्यान रखना है, आप कंडीशनर जो यूज करते हो ना बालों में, शैम्पू और कंडीशनर, सिमिलरली टीचिंग एंड कंडीशनर है। टीचिंग तो है शैम्पू, और कंडीशनर आप समझ ही गए होंगे, है ना, शाइनिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, बस वही है। अनुकूलन यानी कंडीशनिंग मीन्स टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स। विद्यार्थियों में जो सीखने का जो कौशल है, लर्निंग स्किल्स जो हैं, उस कौशल में क्या करना, सुधार करना। शैम्पू से बाल साफ हो गए, धुल गए, कंडीशनिंग से बालों को क्या मिल गया, एक मॉइस्चर मिल गया, एक नॉरिशमेंट मिल गया, एक पोषण मिल गया। तो उसी तरह टीचिंग आपका शैम्पू है और कंडीशनिंग आपका कंडीशनर है। दोनों टर्म आप याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना। भाई टीचिंग में हमने विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया, उनको कुछ सिखाया, और सिखाने के साथ उनके अंदर जो भी स्किल्स हैं, उन स्किल्स में जो इंप्रूवमेंट किया है, यानी स्किल इंप्रूवमेंट इज नोन एज कंडीशनिंग, कि वो कैसे अपने आप को अलग अलग स्थितियों में अपने आप को अडेप्टेबल बनाए। यानी यहां पर बात हो रही है अडेप्टेबिलिटी की, अनुकूलता कैसे आ जाए उनके अंदर, तो अडेप्टेबल बनाने के लिए कहते हैं ना, मैं अडेप्टेबल हूं, मैं हर एक सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर लेता हूं। इट मींस द मैनेज, टू मैनेज एट एवरी सिचुएशन, we have to teach them how to handle the different situations in their life. Training, shaping the behavior and conduct. प्रशिक्षण, हमें बच्चों को करके दिखाना होता है, बिकॉज टीचर जो होता है ना, वो हम एक रोल मॉडल होता है। एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक जो है एक आदर्श होता है। तो हमें ऐसे ही आदर्श आचरण और व्यवहार का प्रदर्शन कक्षा कक्ष में, कक्षा से बाहर विद्यालय परिसर में भी करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो हैं आपसे सीखेंगे। अगर आप शिक्षक हैं और आप ही उन नैतिक मूल्यों का, उन आचरण को और व्यवहार को आप भी नहीं अगर विद्यार्थियों के सामने प्रेषित कर पा रहे हैं, उनके सामने उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप समाज को एक अच्छा सदस्य दे पाएंगे। नहीं कर सकते। पहले आपको अपने स्वभाव में, व्यवहार में
तमाम तरीके से परिवर्तन लाना होगा। शिक्षक बनना है तो सबसे पहले शिक्षक के जैसा आचरण, व्यवहार, बुद्धि और अपनी क्षमताओं का विकास करना जरूरी है, क्योंकि आप आदर्श हैं समाज के। क्योंकि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। शिक्षक विकास और प्रलय दोनों अपने इन दोनों हाथों में लेकर चलता है। अगर शिक्षक सकारात्मक है तो विकास करेगा, और अगर शिक्षक नकारात्मक है तो प्रलय ले आएगा। कारण आप ही हैं। तो प्रशिक्षण में हम व्यवहार और आचरण दोनों को आकार देते हैं, विद्यार्थी को बताते हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और विद्यार्थी हमें इमिटेट करता है, नकल करता है, कॉपी करता है और बच्चा सीखता है। इंस्ट्रक्शन, कई बार जो है हम बच्चों को कुछ निर्देश देते हैं, ये पढ़ो, ये करो, वो करो। इससे क्या होता है, बच्चे का ज्ञान बढ़ता है। हम बच्चों को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रन, सिट, स्टैंड अप, गो देयर, ब्रिंग दैट, ये करो, वो करो। तो बच्चे का एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड और ज्ञान को सीखने के लिए उसको हम निर्देश देते हैं। आज ये नोट करके लेके आना, आज ये तुम क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। ये क्या है, आप जो होमवर्क देते हो, है ना, जो कोई भी असाइनमेंट आप बच्चों को दे रहे होते हो, ताकि वो एक इंस्ट्रक्शन है, एक निर्देश है। आप उसमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करते हो। फैसिलिटेट मतलब सहयोग प्रदान करते हो, न कि वो कार्य आप खुद करते हो। तो आपने सिर्फ फैसिलिटेशन दिया कि बच्चे तुम करो, मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं। एक होता है इंडॉक्ट्रिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, उपदेश देना, विश्वास का निर्माण करना। ये आपका एक तरीके का मोटिवेशन है। यानी एक टीचर क्या करता है, अलग अलग तरह के फिलोसोफर्स और थिंकर्स के कुछ स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स को लेकर इस तरह से उसको प्रेजेंट करता है कि अगर मान लीजिए एक बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो टीचर क्या कहेंगे कि देखो हैंडराइटिंग खराब है ना, तो सुधार सकते हो। आपको पता है गांधी जी, महात्मा गांधी भी अपनी हैंडराइटिंग के लिए उनके टीचर ने उनको खूब बोला, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और उनकी हैंडराइटिंग खराब रह गई। और गांधी जी अपने अंतिम समय तक अगर किसी बात के लिए दुखी थे ना, वो सिर्फ इसलिए कि गांधी जी कहते थे कि मैं अपनी हैंडराइटिंग नहीं सुधार सका, बाकी मैंने जीवन में हर चीज को सुधारा, अनुशासन में अपने आप को लिया, आचरण को मैंने सुधार दिया, सब चीजें मेरी सुधरी, लेकिन मेरी लिखावट कभी न सुधरी। और अगर विश्वास नहीं होता तो आप सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो गांधी जी की किताब है, उसको पढ़ लीजिए। गांधी जी के द्वारा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मुझे अगर अफसोस रहा है जिंदगी में एक चीज का, तो मेरी लिखावट का रहा है। अब बच्चा जब ये बात सुनता है, अरे गांधी जी को अफसोस हुआ अपनी बुरी हैंडराइटिंग का, तो मैं ऐसा अफसोस लेके नहीं मरूंगा, मैं अपनी राइटिंग सुधारूंगा। और बच्चा वहां से मोटिवेट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ कमी से जूझ रहे होते हैं, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, कई तरह की कमियां हो सकती है विद्यार्थी के जीवन में। तो कई बच्चे ऐसे गरीब होते हैं, उनके पास पूरे संसाधन नहीं होते, तो टीचर वहां पर कहता है कि देख, संसाधनों का अभाव सिर्फ तुम्हारा विचार है, संसाधन सभी हैं, बस तुम्हें उपयोग करना आना चाहिए। जब वो पढ़ रहा है, वो किताब उसके पास बिजी है, तो दूसरी किताब तो उसके पास फ्री है ना, वो ले, वो पढ़। तो ये हमें उस बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा कि लाल बहादुर शास्त्री साहब के पास भी पुस्तकें नहीं थी, पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो अपने मित्र से किताब ली और पूरी किताब रात भर बैठकर छाप दी, लिख डाली। और सुबह जब शिक्षक के पास पहुंचे, गर्व के साथ शिक्षक ने कहा, किताब लाए हो? कि हाँ जी लाए। खोलिए, खोलिए। वो अपनी हस्तलिखित किताब लेकर बैठे। शिक्षक आए और बिना आनन फानन में, बिना कुछ सच्चाई जाने, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री साहब को पीट दिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने जब कुछ नहीं कहा और बैठ गए, बहुत ही दुखी थे। और जब दूसरे छात्रों ने बताया कि गुरुजी, इसके पास पैसे नहीं थे किताब लाने के, इसलिए इसने रात भर बैठकर ये किताब कॉपी कर दी। और जब शिक्षक ने पूरा एक एक पन्ना देखा, उनकी आंखों से आंसू आ गए कि हे प्रभु, मैंने कितना अन्याय कर दिया। और फिर उन्होंने उस बच्चे से कहा कि आज के बाद शिक्षा को लेकर
किताब को लेकर तुम्हें कभी भी कुछ भी आवश्यकता हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें दूंगा। और शिक्षक का वो सहयोग उसी लाल बहादुर शास्त्री को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बना देता है। तो मोटिवेशन एंड द इंडोक्ट्रिनेशन, इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द बिलीफ मेक्स यू अ कंप्लीट मैन। सो इट्स अ टीचर्स आइडेंटिटी। यही टीचर का एक महत्वपूर्ण गुण है कि वो मुर्दों में जान फूंक दे। बस उसके लिए जरूरी है तो उस तरह का आत्मविश्वास आपके अंदर, वो विश्वास आपको बच्चों में निर्माण करना होगा। अब ये सब चीजें, उद्देश्य और गोल की हमने बात करी, और अब हम बात कर रहे हैं उन 4 मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग की, जो शिक्षण के आज वर्तमान जो सिद्धांत है उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न करना, यानी टीचर अपने टीचिंग में क्वेश्चन करता है। आपने जब टीचिंग प्लान बनाया होगा तो टीचिंग प्लान में आपने क्या किया? सबसे पहले बच्चों से कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे थे। याद करिए आपका टीचिंग मैथोडोलॉजी, जो आपने लेसन प्लान बनाया था, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ईयरली प्लान, याद है कुछ? या फर्जी लेकर आए बीएड? नहीं ना? तो ध्यान से सुनो। तो जब हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखते हैं, और ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। कैसे प्रश्न? प्रस्तावना प्रश्न। और यही प्रस्तावना प्रश्न जो है एक विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, और हमें वहीं से, विद्यार्थियों से ही प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस शिक्षण बिंदु तक पहुंचना होता है जहां से हमें पढ़ाना है, जहां से आपको अपना टीचिंग जो है वो करना है। यही तो क्वेश्चनिंग है। इतने में था। अब इसको पढ़ लो क्या लिख रहा है। In this, it is the most important device of teaching. It occurs in 2 ways. The teacher should ask all the types of recapitulatory questions. तो recapitulatory questions क्या होते हैं? तो ये आपके पुनरावृत्ति वाले, कैसे? पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। यानी विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? पूर्व ज्ञान। उस पूर्व ज्ञान का सार क्या है, उससे संबंधित प्रश्न यहां पर किया जाता है, जिसमें प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, विकासात्मक प्रश्न होते हैं, है ना? कैसे? विकासात्मक। तो हिंदी में भी है, यह शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ये 2 प्रकार का होता है। शिक्षक को सभी प्रकार के पुनरावृत्ति वाले प्रश्न पूछने चाहिए, जिसमें परिचयात्मक होते हैं, या इसी पर्याचक, जो परिचयात्मक है ना, इसी को हम प्रस्तावना प्रश्न बोलते हैं। ध्यान रखना, जो ये प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत ही आते हैं, ये परिचयात्मक और विकासशील प्रश्न। इन ऑर्डर दैट द स्टूडेंट शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। और याद रखना, जब भी टीचिंग किया जाएगा तो उसमें विद्यार्थी हमेशा सक्रिय भूमिका में होना चाहिए। दे शुड बी ट्रेन टू आस्क क्वेश्चंस। और विद्यार्थियों को हमेशा इस प्रकार का माहौल देना चाहिए जिससे कि वो प्रश्न कर सके। जब तक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही आपस में इतने ज़्यादा अच्छे से, एक तरीके से साइमल्टेनियस, एक हार्मोनियस इंटरैक्शन नहीं होगा, तब तक लर्निंग अच्छी नहीं हो सकती। शिक्षण में आज वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो बच्चों की इंक्विजिटिव हैबिट को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है, कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करे। जितने ज़्यादा बच्चा क्वेश्चन करेगा, बच्चे को उतना ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी जिज्ञासाएं अनंत होंगी तो ज्ञान अनंत होगा। अनंत जिज्ञासाओं के लिए अनंत ज्ञान। ठीक, आगे बढ़े। डिस्कशन। डिस्कशन यानी चर्चा। बड़ा आसान सा काम है। तो डिस्कशन क्लियर द डाउट्स। जब हम किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं तो इससे विद्यार्थियों के जितने भी डाउट होते हैं, जो शंकाएं होती हैं, वो दूर हो जाती है। एंड इनहेंस देयर एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस। और यहां से डिस्कशन में क्या होती हैं? एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस। उसके अंदर विचारों को प्रकट करने की योग्यता विकसित होती है।
विचार स्वतंत्र रूप से किस प्रकार से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया अधिकार है, वही अधिकार हमें बच्चों को वहीं पर डेवलप करना है इसी परिचर्चा के माध्यम से। विद्यार्थियों के साथ आप चर्चा करें, आप हर एक विद्यार्थी के स्वतंत्र विचारों का सम्मान करें, किसी भी विद्यार्थी के किसी भी विचार को हमें ठेस नहीं पहुंचानी, वो उसके निजी विचार हैं, उसकी खुद की समझ है, आप उसको सुने और उसका मूल्यांकन करें और उसको और मोटिवेट करें, उसमें सुधार करें, उसमें और चीज़ों को ऐड करें, लेकिन किसी भी रूप में उसको क्रिटिसाइज ना करें, आलोचना ना करें, उसे क्लास में मजाक का पात्र न बनाएं। समझ में आई? क्योंकि कई ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो कुंठित मानसिकता के साथ जीते हैं। ये कुंठा पढ़ने में और समझने में जितनी आसान लगती है ना, उतनी जीवन से बाहर निकालने में मुश्किल होती है उसको। कुंठित विचारधारा के साथ कैसे तो पढ़ा सकते हो आप, कभी मत रखिए किसी प्रकार की ये जो आपके पूर्वार्ध जो बना रखे हैं आपने, पूर्व धारणाएं बना रखी हैं, उनसे आप बाहर आइए। शिक्षक हैं, विस्तृत विचारधारा रखिए। फॉर दिस पर्पज द क्लास में बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब वो क्या करता है टीचर, क्लास को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है। द टीचर विल डायरेक्ट डिस्कशन इन सच अ वे दैट पीपल्स विल बी एनकरेज्ड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। और टीचर वहां पर विद्यार्थियों को इस प्रकार से मोटिवेट करता है कि बच्चा अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से क्या करता है, प्रकट कर पाता है। आफ्टर द डिस्कशन द टीचर वॉज क्लासिफाई द मेन पॉइंट्स रेज एंड सॉर्ट देम आउट इन सम ऑर्डर। और डिस्कशन के बाद में टीचर उन मेन पॉइंट्स को क्या करता है, एक एक करके उठाता है और उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित करता है, ताकि विद्यार्थियों को ओवरऑल जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष हैं, वो निष्कर्ष मिल जाए। और निष्कर्ष जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आज की परिचर्चा का संकलन, जो उद्देश्य, जो निष्कर्ष क्या निकला। भाई अपन चर्चा करें और उसका कोई निष्कर्ष ही ना निकले तो वो चर्चा किस काम की। तो चर्चा का निष्कर्ष बहुत जरूरी, और ये शिक्षक क्या करता है, उनको पॉइंट्स में रखकर सभी के सामने रख देता है। फिर बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग कॉन्सेप्ट। वर्तमान शिक्षण जो रुचि हैं, अभिरुचि हैं, जो सिद्धांत हैं, उनमें भी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष रखता है। तो इन्वेस्टिगेशन में भी इंडिविजुअल और ग्रुप एंड इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द टीचर। यानी यहां पर इन्वेस्टिगेशन जो जांच होती है, एक विद्यार्थी की हो सकती हैं, एक शिक्षक की हो सकती हैं, एक व्यक्तिगत समूह की हो सकती हैं, और इसमें शिक्षक के द्वारा जो भी जानकारियां जुटाई जाती हैं, ताकि हम विद्यार्थी को, आपने देखा होगा एक नाम, केस स्टडी। ये केस स्टडी जैसा ही है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के बारे में सारी चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ताकि उस बच्चे की कमियों को सुधारा जा सके और उसको एक अच्छे एनवायरनमेंट में उसकी अच्छी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। बस यही तो काम है। इन्वेस्टिगेशन विल बी फॉलोड बाय द एक्सप्रेशन विच मे बी रिटन, स्पोकन, विजुअल एंड कॉन्क्रीट। तो ध्यान रखना, जांच के बाद अभिव्यक्ति होगी, जो लिखित, मौखिक, दृश्य या ठोस हो सकती है। यानी यहां पर शिक्षक जो हैं अपनी जानकारी इकट्ठी करता है हर एक विद्यार्थी की। इसमें बच्चे की मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, व्यवहारिक, क्लासरूम के अंदर उसका किस तरह का एनवायरनमेंट है, घर पे वो कैसा रहता है। तो टीचर हर जगह से उस बच्चे के बारे में, उसकी हैबिट के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उसकी पसंद है नापसंद, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग के बारे में हर चीज़ का पता करते हुए उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। समझ में आई? तो ये है आपका इन्वेस्टिगेशन। फिर है एक्सप्रेशन, दैट इज योर अभिव्यक्ति। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग। बताओ टीचिंग का लास्ट स्टेप कौन सा है? बताइए शिक्षण का अंतिम स्तर कौन सा है, चरण कौन सा है? तो वो है आपका एक्सप्रेशन। तो 4 चरण हमने अभी पढ़े हैं, उसमें अंतिम चरण कौन सा है? एक्सप्रेशन। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज अंडर 4 हेडिंग्स: पेसिव एक्टिविटी, एक्टिव एक्टिविटी, आर्टिस्टिक एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। तो जो लास्ट आपका स्टेप है वो एक्सप्रेशन है, यानी शिक्षण का अंतिम चरण,
जिसके 4 शीर्षक होते हैं टोटल, जिसमें एक निष्क्रिय भूमिका, एक सक्रिय भूमिका होती है बालक की, एक कलात्मक भूमिका होती है और एक संगठनात्मक जो गतिविधियां होती हैं। इन तमाम गतिविधियों के साथ जो व्यवहारिक गतिविधियों के रूप में होगा उसे हम मूल्यांकित करते हैं। यही है हमारी टीचिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आज की ये फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम कुछ और बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।